ये केवल राजस्थान की धरती नहीं, ये भारत की आत्मा है। बीते 1000 वर्षों से मेवाड़ रहा है भारत की अस्मिता का प्रहरी। कुंभलगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर के किले सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं हैं, ये भारत की वीरता की जीवंत कथाएं हैं। बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इस देश की नसों में दौड़ता हुआ स्वाभिमान है। और इन्हीं की परंपराओं में जन्मे महाराणा प्रताप। आज हम चलते हैं उस गौरव भूमि की ओर, जहां चेतक ने अपने प्राणों से भी ज्यादा अपने स्वामी की रक्षा की। जहां सेनापति कोई पद नहीं था, एक जुनून था आजादी के लिए मर मिट जाने का। आज हम बात करेंगे उस पुण्य भूमि की, हल्दी घाटी की, जहां की मिट्टी किसी तीर्थ से कम नहीं। जय श्री कृष्ण साथियों, आशिता वाचा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज बातें धर्म की नहीं बल्कि आज कर्म की कुछ बातें, क्योंकि आज मैं खड़ी हूँ कर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हल्दी घाटी। वो भूमि जिसकी रेत का एक एक कण चंदन है, और ये कण चंदन इसलिए है क्योंकि इस भूमि को बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह, राणा राज सिंह ने अपने रक्त से सींचा है। रक्त रंजित इतिहास वाली इस भूमि के इतिहास का सबसे गौरवशाली पृष्ठ है हल्दी घाटी। ये तो हम सभी जानते हैं कि हल्दी घाटी का ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच। इतिहासकारों ने इस युद्ध को लेकर कई बातें कही। ये भी कहा गया कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की नैतिक जीत हुई थी। ये भी कहा गया कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार गए थे, लेकिन इस हार और जीत से परे इस युद्ध से ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप एक सेनानी के तौर पर, एक योद्धा के तौर पर, एक शासक के तौर पर कितने दूरदर्शी थे। महाराणा प्रताप के शौर्य, उनकी वीरता और उनकी साहस के किस्सों से हल्दी घाटी का एक कोना भरा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन हल्दी घाटी को समझने से पहले हमें समझना होगा महाराणा प्रताप के महानतम वंश यानी कि सिसोदिया वंश को। तो सिसोदिया वंश की शुरुआत हुई काल भोज बप्पा रावल के साथ, जिनका जन्म हुआ था करीब करीब 713 ईस्वी में। काल भोज बप्पा रावल वो जिनके नाम पर पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी रखा गया। काल भोज बप्पा रावल वो जिन्होंने अटक से कटक तक जीत करने का निर्णय लिया। काल भोज बप्पा रावल वो जिनके डर से 400 सालों तक तुर्कों ने, मुगलों ने, यवनों ने भारत की तरफ सर उठाकर नहीं देखा। काल भोज बप्पा रावल वो जिनकी वजह से 400 सालों तक भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की स्त्रियां, भारत के बच्चे ये सभी सुरक्षित बचे रहे। और फिर इस वंश में एक के बाद एक कई शूरवीरों ने जन्म लिया। लेकिन हम हल्दी घाटी को समझने के लिए समझना शुरू करेंगे महाराणा संग्राम सिंह को। तो राणा सांगा का जन्म हुआ था 1482 यानी कि 1482 में राणा रायमल के यहाँ। राणा रायमल के वो तीसरे पुत्र थे, उनसे 2 बड़े भाई और भी थे। इन तीनों भाइयों के बीच में हुआ राजगद्दी को लेकर एक झगड़ा, और इस झगड़े में महाराणा संग्राम सिंह पर उनके दोनों बड़े भाइयों ने यानी कुंवर संग्राम सिंह पर उनके दोनों बड़े भाइयों ने तलवार से वार कर दिया। इस वार के दौरान राणा सांगा ने अपनी आंखों की ज्योति खो दी। उनकी एक आंख हमेशा हमेशा के लिए चली गई। राणा सांगा भी मेवाड़ से दूर चले गए। लेकिन फिर घटनाक्रम कुछ इस तरीके का हुआ कि राणा सांगा को वापस मेवाड़ बुला लिया गया। 1509 में महाराणा सांगा ने मेवाड़ के महाराणा के तौर पर शपथ लिया। ये कह लीजिए कि उनका राज्याभिषेक हुआ। उनका राज्याभिषेक होने के कुछ समय बाद ही भारत पर संकट के बादल आ गए, और ये संकट आया था मुगलों की ओर से। बाबर भारत का चढ़ आया था, और जब राणा सांगा ने ये देखा तो उन्होंने कई हिंदू राजाओं को इकट्ठा किया। हिंदू राजाओं के साथ इब्राहिम लोदी के कुछ रिश्तेदार भी आ जुड़े, और फिर कई सारी लड़ाइयां हुई। कहते हैं कि महाराणा सांगा ने अपने जीवन काल में करीब करीब 100 युद्ध लड़े, और उन 100 युद्धों में से एक भी युद्ध नहीं हारे। इन समूचे युद्धों में राणा सांगा ने अगर कुछ खोया तो वो थे उनके शरीर के अंग। उनका एक हाथ, उनका एक पैर, उनका एक कान जा चुका था। उनके शरीर पर चोटों के अत्ते निशान थे। और महाराणा सांगा को कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं शहीदों का भग्नावशेष। और इसकी वजह ये है कि राणा सांगा के शरीर पर थे करीब करीब 80 घाव, और इन 80 घावों के साथ महाराणा सांगा 1527 में खानवा में युद्ध के मैदान में उतरे। युद्ध था उनका बाबर के साथ, और पहली बार उनके सामने थी तोपें जिन्हें हिंदू राजाओं ने पहली बार देखा था।
बंदूकें और तोपों की इन आवाजों को सुनकर मेवाड़ के हाथी जैसे पागल हुए जा रहे थे। युद्ध क्षेत्र में एक भूकंप मचा हुआ था, लेकिन महाराज सांगा वहां डटे रहे। परिस्थितियां नेचुरली मेवाड़ के साथ नहीं थी। मेवाड़ को इस युद्ध में पीछे हटना पड़ा। महाराज संग्राम सिंह को पीछे हटना पड़ा, लेकिन महाराणा ने हिम्मत नहीं खोई। वो डटे रहे खानवा में इस उम्मीद के साथ कि बाबर फिर आएगा, वो एक बार फिर बाबर से लड़ेंगे और इस बार वो बाबर को भारत से खदेड़ देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लगभग 1 साल बाद कालपी में उन्हें विष दे दिया गया और इस विष की वजह से महाराणा सांगा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके प्राणों का उत्सर्ग हो गया। लेकिन मेवाड़ का इतिहास यहाँ से एक नई करवट लेता है। भक्तिमती मीराबाई नाम सुना होगा आपने। उनके पति भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे, लेकिन खानवा के युद्ध में भोजराज ने अपने प्राण गंवा दिए थे। भोजराज के बाद राजा बने विक्रमादित्य, लेकिन विक्रमादित्य भी बहुत जल्दी वीर गति को प्राप्त हो गए, नहीं रहे और फिर राज की बागडोर संभाली सांगा की पत्नी कर्णावती ने। कर्णावती लगातार मेवाड़ को संभाल रही थी, लेकिन फिर एक बार मेवाड़ पर संकट आया और ये संकट आया करीब 1534 में, जब अहमदाबाद से बहादुर शाह सेनाएं लेकर चित्तौड़ दुर्ग के सामने आकर खड़ा हो गया। यानी कर्णावती ये समझ चुकी थी कि कुछ भी प्रबंध कर लिए जाए, चित्तौड़ को बचाया नहीं जा सकता। और तब चित्तौड़ की 700 वीरांगनाओं ने तय किया कि वो जौहर कर लेंगी और चित्तौड़ दुर्ग के सारे पुरुष केसरिया पहनकर एक लिंगनाथ की जय बोलकर कूद पड़े युद्ध के मैदान में कि अब तो मरेंगे या मर जाएंगे। इस युद्ध के बाद में जो दासी पुत्र बनवीर था, उसने कोशिश की राणा सांगा के बचे हुए पुत्र उदय सिंह को मारने की। उदय सिंह करीब करीब 16 साल के थे और उदय सिंह की जो धाई थी पन्ना, उसने उदय को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन की कुर्बानी दे दी। उदय सिंह को सुरक्षित बचा लिया गया, कुंभलगढ़ पहुंचा दिया गया। इधर मेवाड़ के सिंहासन पर उदय सिंह सूर्य की तरह उदित हुए थे, तो वहीं दिल्ली में उगा था एक नया सूरज और इसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। भरपूर महत्वाकांक्षा है समूचे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देना और पूरे के पूरे देश पर अपना झंडा फहरा देना। अकबर हर जगह आक्रमण कर रहा था और इसी कोशिश के तहत उसने राणा उदय सिंह को बोला कि या तो मिट जाओ या तो दिल्ली से मिल जाओ। उदय सिंह ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसके बाद अकबर ने 1567 में किया चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण। चित्तौड़ में एक भयंकर और भीषण युद्ध हुआ और जब उदय सिंह समझ गए कि इस युद्ध को जीतना नामुमकिन है, तब उन्होंने तय किया कि नया नगर बसाया जाएगा और ये नगर कहलाएगा उदयपुर। उसी दिन उदय सिंह को अपने पुत्र कुंवर प्रताप के यहाँ प्राप्त हुआ था एक पुत्र रत्न। नाम रखा गया अमर सिंह। की गई मेवाड़ के कुल देवता भगवान एकलिंगनाथ की पूजा और अमर सिंह को साथ लेकर उदय सिंह जी ने नींव रख दी उदयपुर की। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ तैयार हो चुका था एक और जौहर के लिए। इस बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग ने वीरता देखी जयमल और पत्ता की। जयमल और पत्ता ऐसे लड़े कि आज भी मेवाड़ का, राजस्थान का लोक इतिहास उन्हें 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में जानता है। जयमल और पत्ता के घर की स्त्रियों के समेत मेवाड़ की 700 राजपूत महिलाओं ने उस समय जौहर किया। इस जौहर की अग्नि अकबर के दिल में हमेशा जलती रही। इस जौहर की लपटों से उठी हुई चिंगारी अकबर के सिंहासन को जैसे थर्रा रही थी और फिर उसी दौरान उदय सिंह जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। वो दिन था 28 फरवरी 1972 का, जब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी ने ली अपनी अंतिम सांस। उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी गोगुंदा नाम की जगह पर और जब उनके अंतिम संस्कार के लिए मेवाड़ के सारे सामंत, मेवाड़ के सारे सेनापति जुटे, तो सवाल उठा कि मेवाड़ का अगला युवराज कौन। सबसे पहले तो ये कहा गया कि उदय सिंह कहीं ना कहीं अपने जीते जी ये तय कर गए थे कि उनका बेटा जगमाल ये उदयपुर का अगला राजा होगा। लेकिन तभी महाराणा प्रताप की मां जयवंताबाई सोनगरा के परिवार वालों ने कहा, लगातार अकबर के आक्रमण हो रहे हैं, मेवाड़ पर चौतरफा संकट मंडरा रहा है और ऐसे में हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो पूरे मेवाड़ को एकजुट कर सके, जो अकबर को उसी की जुबान में जवाब दे सके। और इसके बाद 28 फरवरी के दिन यानी होली के दिन उसी शमशान घाट पे महाराणा प्रताप का राज्य तिलक कर दिया गया। हालांकि इस राज्याभिषेक के बाद महाराणा प्रताप ने अपना एक औपचारिक राज्याभिषेक भी करवाया और इस औपचारिक राज्याभिषेक के बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा मान लिया गया। उनका भाई जगमाल हालांकि नाराज हो चुका था और मेवाड़ को छोड़कर अकबर के पास जा चुका था, लेकिन महाराणा प्रताप ने यहीं से शुरुआत की समर के बिगुल को बजाने की।
उन्होंने तय कर लिया कि इस बार राणा सांगा के दौर में हुई गलतियों से वो सबक लेंगे। इस बार अगर उन्हें अकबर से लड़ना पड़ा तो वो उसका सामना खुले मैदानों में नहीं करेंगे, बल्कि पहाड़ों में करेंगे, क्योंकि पहाड़ों में पीछे से आती हुई चोटों को अकबर की सेना नहीं झेल पाएगी। महाराणा प्रताप ने तय किया कि जहां उनके दादाजी राणा सांगा कमोबेश अकेले लड़ रहे थे, इस बार वो सारे राजपूतों के साथ एक सेना बनाएंगे, एक ऐसी सेना जो अकबर के लिए काल साबित होगी। और इसी योजना को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तैयारियों के बीच तो अकबर के मन में भी पड़ चुके थे। अकबर भी ये तय कर चुका था कि इस राणा प्रताप नाम के फन को उठने से पहले कुचलना है, और इसीलिए राज्याभिषेक के थोड़े ही दिनों बाद अकबर ने अपना एक दूत भेजा। 1572 में महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के थोड़े ही दिन बाद जलाल खान कोरची नाम का अकबर का दूत पहुंच गया महाराणा प्रताप के दरबार में, ये कहने के लिए कि अकबर की दास्तां को स्वीकार कर लो। और महाराणा प्रताप ने बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव से जलाल खान कोरची को वहां से भगा दिया। जलाल खान कोरची की इस विफलता से अकबर ने कोई सबक नहीं लिया, और इस बार 1573 के जून में अकबर ने भेजा जयपुर के राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप को उन्हीं की जुबान में समझाने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने सोचा कि मान सिंह एक युवराज है, एक युवराज के सामने मैं जाकर क्यों मिलूं? अगर मान सिंह से मिलना है तो मेरा पुत्र अमर सिंह मिलेगा। अमर सिंह उस वक्त लगभग 15-16 साल के थे। अमर सिंह और मान सिंह के बीच में एक भेंट हुई, और कहा जाता है कि इस भेंट के दौरान महाराणा प्रताप के ना आने से मान सिंह बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। वो इतना नाराज हो गया था कि उसने बड़े दबे छुपे शब्दों में अमर सिंह को चेता दिया था कि मेवाड़ को एक भीषण युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि इसी के 3 महीने बाद यानी कि 1973 के सितंबर महीने में अकबर ने भगवान दास कछवाहा जयपुर वालों को एक बार फिर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा। उसने सोचा कि इस बार अगर मान सिंह का पिता प्रताप से बात करेगा तो शायद बातों को गंभीरता से लेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस बार कहा कि जयपुर वालों, आप दिल्ली से युद्ध कीजिए, मैं आपके झंडे के तले लड़ लूंगा, लेकिन मुझे अकबर के झंडे के तले लड़ना या उसके आगे सर झुकाना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जब अकबर अपनी इन सब विफलताओं को देख चुका था तो सितंबर के 2-3 महीनों बाद यानी दिसंबर में उसने अपने वित्त मंत्री टोडरमल साहब को भेजा और कहा कि उस प्रताप को समझाओ, वरना कहो कि वो तैयार रहे एक भीषण युद्ध के लिए। महाराणा प्रताप इसी युद्ध का तो इंतजार कर रहे थे। युद्ध का शंखनाद हुआ और महाराणा प्रताप ने अपनी सेनाओं को एकजुट करना शुरू कर दिया। इस बार महाराणा प्रताप के पास कई सारे लोगों का सहयोग था। महाराणा प्रताप बचपन से भीलों के बड़े प्रिय थे, तो राणा पूंजा या पूंजा भील अपने भीलों की सारी सेनाएं लेकर महाराणा प्रताप के साथ आकर खड़े हो गए। इसके अलावा रिश्तेदारी की वजह से राम शाह तोमर, जो कि ग्वालियर के राजा थे, अपने तीनों बेटों को लेकर महाराणा प्रताप के कंधे से कंधा मिलाने के लिए चले आए। इसके अलावा महाराणा प्रताप का राज तिलक करने वाले कृष्णदास चूंडावत परिवार आज भी मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक करता है। कृष्णदास चूंडावत महाराणा प्रताप के साथ आकर खड़े हो गए। और इसके अलावा महाराणा प्रताप की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो थी हाकिम खान सूर। हाकिम खान सूर एक अफगानी जिसे नफरत थी अकबर के नाम से। इन सब के अलावा महाराणा प्रताप को साथ मिला बांसवाड़ा और डूंगरपुर के राजाओं आस्करण और प्रताप सिंह का। ये दोनों वागड़ क्षेत्र से महाराणा प्रताप को एक अनोखा सपोर्ट दे रहे थे। जरूरत पड़ने पर अकबर के साथ संधि कर लेते थे और फिर उस संधि की अवहेलना कर मुगलों के तंबू जला दिया करते थे। मुगल सैनिकों को मारा पीटा करते थे और कई बार अरावली के सघन जंगलों में, अरावली की कंदराओं में इन मुगल सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा करती थी। इसके अलावा महाराणा प्रताप के साथ जो एक बहुत खूबसूरत नाम जुड़कर खड़ा हुआ वो था मारवाड़ के राजा चंद्रसेन का। चंद्रसेन बहुत पहले से अकबर के साथ युद्ध कर रहे थे, और ये समझ लीजिए कि महाराणा प्रताप के राज तिलक में चंद्रसेन की मौजूदगी ने महाराणा प्रताप के उस विजन को क्लियर किया था कि उन्हें अकबर के साथ युद्ध किस तरीके से करना है। इस बेहद शानदार सेना के अलावा महाराणा प्रताप के साथ एक और अफगानी थे और उनका नाम था ताज खान। वो उस वक्त जालौर के सुल्तान हुआ करते थे। ताज खान के अलावा महाराणा प्रताप को कुछ और राजाओं का साथ मिला, जिनमें आप नारायण दास जी का नाम ले सकते हैं। लेकिन इन सबसे परे महाराणा प्रताप के साथ थी उनकी पत्नी अजब दे पवार, भीलवाड़ा के बिजोलिया की राजकुमारी थी और महाराणा प्रताप का पल पल पर साथ देती थी।
कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप बड़ी लंबी यात्राओं पर हुआ करते थे तो पूरे के पूरे राज्य का काम अजब पवार अकेले मिलकर संभाल लिया करती थी। अजब ने महाराणा प्रताप के भाल पर तिलक किया और इसी तिलक के साथ 1576 में दो विवाद है, या तो 15 जून या तो 21 जून के दिन महाराणा प्रताप एक लिंगनाथ की जय बोलकर हल्दी घाटी के उस महायुद्ध में उतर गए, जहां एक तरफ महाराणा प्रताप के साथ राम सिंह तोमर थे, कृष्णदास चूड़ावत थे, हाकिम खान सूर थे, पूंजा भील थे। वहीं इस बार अकबर ने अपना प्रथम स्वतंत्र सेनापति बनाया था मान सिंह को, और मान सिंह के साथ मौजूद था आसफ खान। इन दोनों ने मिलकर तय कर लिया था कि राजपूतों को चुन चुन कर मारना है। गोगुंडा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच वाले दर्रे से जैसे ही मुगल सेना ने आगे बढ़ना शुरू किया तो पूंजा के भीलों ने आसमान से तीरों की, बाणों की और भालों की बौछार कर दी। इस बौछार से मुगल सैनिक जैसे थर्रा उठे, कांप उठे। मुगलों ने तय किया कि वो पीछे भागेंगे, अपनी जान बचाएंगे। इसी युद्ध में अकबर की ओर से बदायूनी आया हुआ था। बदायूनी उस दौर का बहुत बड़ा इतिहासकार था और उसकी लिखी हुई किताबें आज भी बहुत प्रामाणिक मानी जाती है। बदायूनी ने कहा कि जब वो बाण उस तरीके से बरस रहे थे तो हमें लगा था कि आज हमारी मौत तय है। हमारे सैनिक पीछे भाग रहे थे, लेकिन पीछे भागने पर एक डर था कि कहीं राणा प्रताप के सैनिक हमारे पीछे फिर से आ गए और हमें मार डाला तो। लेकिन हम फिर भी डरे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, और हमारे सैनिक ने पुकार मचा दी कि जलालुद्दीन अकबर आ रहे हैं। इसी वजह से हम रुक गए और हमने तय किया कि हम युद्ध करेंगे। हम प्रताप को खदेड़ देंगे, मेवाड़ से बाहर निकाल देंगे, उसके घमंडी सिर को झुका देंगे। वहीं महाराणा प्रताप अपने हाथों में भाला और एक हाथ में तलवार लेकर चेतक पर बैठे हुए यूं लग रहे थे जैसे महाकाल हो। बदायूनी कहता है कि महाराणा प्रताप की आंखों से जो अंगार बरस रहा था वो ऐसा लगता था कि ये इंसान बस भालों और तीर तलवारों से नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखकर हमें मार डालेगा। महाराणा प्रताप युद्ध में डटे हुए थे और अचानक उनकी नजर पड़ी मर्दाना हाथी पर। इस मर्दाना हाथी पर बैठा हुआ था मान सिंह। मान सिंह मर्दाना हाथी पर चढ़कर मुगल सैनिकों को बता रहा था कि मेवाड़ के सैनिक कहाँ हैं और किस तरीके से उन पर आक्रमण किया जाना चाहिए। महाराणा प्रताप ने जैसे ये देखा उनका दिल गुस्से से भर गया। उन्होंने चेतक को कहा कि चेतक चलो आज मान सिंह से निपटा जाए, आज सारा मसला यही खत्म कर देंगे। महाराणा प्रताप जैसे ही मान सिंह की ओर बढ़े, चेतक ने उछाल मारकर मान सिंह के उस हाथी मर्दाना के ललाट पर अपने दोनों पैर टिका दिए। तब महाराणा प्रताप और मान सिंह की आंखें मिली। महाराणा प्रताप ने भाला उठाया, मान सिंह ने हौदे के अंदर खुद को छुपा लिया और महाराणा प्रताप का ये वार विफल हुआ। लेकिन इसी दौरान एक और वार हुआ। दरअसल मान सिंह का जो ये हाथी था मर्दाना, इसने अपनी सूंड में छुपाई हुई थी एक तलवार। उस तलवार ने चेतक के आगे के दोनों पैरों के खुरों को काट डाला। चेतक लंगड़ा हो चुका था। लड़खड़ाता हुआ चेतक अपने स्वामी को लेकर हाथी से नीचे उतरा। महाराणा प्रताप समझ चुके थे कि चेतक जाने वाला है। महाराणा प्रताप तत्काल उस हल्दी घाटी के युद्ध से बाहर निकले और जैसा कि मेवाड़ के राजपूतों की परंपरा है, जब महाराणा युद्ध में नहीं होता तो उसकी जगह झाला लड़ता है। महाराणा संग्राम सिंह के समय झाला अज्जा ने कमान संभाली थी और इस बार आगे आए झाला मन्ना। झाला मान सिंह जिन्हें इतिहास झाला बीदा कहकर पुकारता है। झाला बीदा ने महाराणा प्रताप के सारे राज्य चिन्ह धारण किए और ऐसा युद्ध किया जिसे स्वयं में साक्षात महाकाल हो। चेतक अपने स्वामी को लेकर कुछ आगे बढ़ाया और बहुत दूर जाकर एक लंबा सा दर्रा पार करके चेतक ने अपने प्राण गंवा दिए। उस महाकाल विकराल महाराणा प्रताप की आंखों में उस दिन 2 आंसू लुढ़क आए। लेकिन उस दिन बस ये एक स्वामी भक्त नहीं गया था, बल्कि एक और स्वामी भक्त राम प्रसाद। महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी राम प्रसाद जो हल्दी घाटी के मैदानों में डटा हुआ था, अकबर की सेना के लगभग 7 से 10 हाथियों को नेस्तनाबूद कर चुका था। उसे षड्यंत्र करके मान सिंह ने पकड़ लिया और पकड़कर आगरा भिजवा दिया था। अकबर ने राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद रख दिया और उसे खाने के लिए दिए ढेर सारे मीठे मीठे गन्ने। लेकिन प्रताप को ना पाकर उस स्वामी भक्त हाथी ने पानी की बूंद तक को न छुआ और 18 दिनों तक निर्जल निराहार रहकर अपने प्राण त्याग दिए। और वो हाथी भी चेतक की ही तरह भगवान एक लिंग के उस परम ज्योति में विलीन हो गया। इस समूचे घटनाक्रम के बाद हमारे इतिहासकारों ने मुंह उठाया और कहना शुरू कर दिया कि हल्दी घाटी महाराणा प्रताप की नैतिक जीत थी या फिर
अकबर भी नहीं जीता था लेकिन प्रताप भी नहीं जीता था। सवाल यहाँ यही है कि अगर महाराणा प्रताप जीते नहीं थे तो अकबर की सेनाएं दुम दबाकर वहां से भागी क्यों थी? अकबर की सेनाओं ने सर पर पैर रखकर वहां से भागना क्यों तय किया था? और अगर हल्दी घाटी को महाराणा प्रताप ने जीता नहीं था, हल्दी घाटी का डर अकबर के दिल में घुसा नहीं था, तो फिर 1977 में, 1978 में और 1989 में अकबर को शहबाज खान को भेजने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उसे किसी शहबाज खान को एक बार फिर महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए भेजने की? ये शहबाज खान एक बार फिर सेनाएं लेकर मेवाड़ पर बढ़ा चला आया। उदयपुर का नाम बदल दिया गया और महाराणा उदय सिंह की उस खूबसूरत नगरी का नाम कर दिया गया मोहम्मदाबाद। महाराणा प्रताप के सीने पर ये एक बहुत बड़ी चोट थी और महाराणा प्रताप ने यही चोट अकबर को देने का निर्णय कर लिया था। लेकिन अकबर मानने को तैयार नहीं था। वो आकर बैठ गया था अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के चरणों में कि इस प्रताप के सिर को जब तक मैं नहीं झुकाऊंगा तब तक मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नहीं। और महाराणा प्रताप की नसों में ये सुनकर और भी उबाल आने लगा। उबाल एक और जगह आ रहा था और वो जगह थी जगन्नाथ कछवाहा, यानी कि जयपुर के मान सिंह के रिश्तेदार। इन्होंने करीब करीब 3 से 4 सालों के बाद एक बार फिर सेना सजाई, महाराणा प्रताप पर एक घनघोर आक्रमण किया। महाराणा प्रताप इस घनघोर आक्रमण से कुछ कदम पीछे हटे, लेकिन ये पीछे हटना वैसा ही था जैसे शेर अगले शिकार के लिए थोड़ा सा पीछे जाता है। अकबर अब तक समझ चुका था कि शेर को बेड़ियों में जकड़ा जा सकता है, लेकिन प्रताप नाम का ये बब्बर शेर उसकी बेड़ियों में नहीं आएगा। और तब अकबर ने अपने सबसे खूंखार सैयद फखरुद्दीन को तैयार किया। इस बार अकबर को पूरा विश्वास था कि बेड़ियों में जकड़ा हुआ प्रताप और उसका झुका हुआ सर अकबर के दरबार में होगा। लेकिन सैयद फखरुद्दीन को भी महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की सीमाओं से खदेड़ कर भगा दिया। और जब अकबर ने पूछा कि इस बार तुम क्यों विफल हुए, तो सैयद फखरुद्दीन का जवाब था कि मुझसे नहीं बल्कि कछवाहों से पूछिए या मान सिंह से पूछिए, और ये आप अपने आप से पूछिए जो प्रताप के डर से अजमेर में कैद हो गए थे। हालांकि अकबर को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रताप वो आंधी है जिसे रोकना नामुमकिन है। और तब अकबर ने अपने नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना, जिन रहीम दास जी के दोहों को हम पढ़ते हैं, उन अब्दुल रहीम खान खाना को कहा कि जाओ पकड़ के लाओ उस प्रताप को। खान खाना साहब मेवाड़ आ चुके थे, लेकिन वो समझ चुके थे कि प्रताप से लड़ना बेकार है। खान खाना ने कुछ दूर अपने डेरे जमाए और आराम से रहने लगे। खाली वक्त में वो दोहे लिखा करते थे, शिकार किया करते थे। और एक ऐसे ही वक्त जब खाना खाना और उनकी सारी की सारी सेना घरों में नहीं थी, जनानों में सिर्फ औरतें मौजूद थी, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, जो तब तक शायद लगभग 22 साल के हो गए थे, शिकार खेलते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने जब देखा कि खाना खाना के घर में सिर्फ महिलाएं हैं, तो अमर सिंह ने उन महिलाओं को बंदी बना लिया और ले जाकर पेश कर दिया महाराणा प्रताप के सामने। ये वही दुष्ट हैं जो हमारी स्त्रियों पर, हमारे बच्चों पर अत्याचार करते हैं। कहिए पिताजी क्या किया जाए? और तब महाराणा प्रताप ने कहा था कि मैं सिसोदिया हूँ, मैं सूर्यवंश का हूँ, हम स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, इन महिलाओं को ससम्मान रहीम खाना खाना को दे आओ। जब अमर सिंह उन स्त्रियों को लेकर लौटे, जब अमर सिंह ने अपने पिता की दी हुई माँ की रहीम को सुनाई, तो रहीम ने कहा था, प्रताप, मैं नहीं जानता इस पृथ्वी पर मुगल साम्राज्य कब तक रहेगा, मैं नहीं जानता इस पृथ्वी पर अकबर का नाम कब तक रहेगा, लेकिन इस जमीन पर जब तक सूरज है, जब तक चांद है, तब तक पीढ़ियां तुम्हारे नामों को जाने। और ये थे महाराणा प्रताप। राजा बहुत हुए, लेकिन महाराणा प्रताप खास इसीलिए थे क्योंकि उनके व्यक्तित्व की नैतिकता, उनका आचार, उनके विचार और उनका वैशिष्ट उनको सबसे खास बनाता है। उन्हें राणा नहीं महाराणा बनाता है, उन्हें जन जन का नायक बनाता है। महाराणा प्रताप को जब हम जन जन का नायक कहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि वो प्रताप ही थे जिन्होंने भीलों को एकजुट किया, जिन्होंने न जाने कहीं बागड़ के राजाओं को, यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर के राजाओं को ये कहा कि अकबर आता है, आप संधि कर लीजिए, लेकिन आप मेरे साथ हैं। आपको अकबर के तंबुओं को नेस्तनाबूद करना है, आपको अकबर के सैनिकों को लूटना है, आपको अकबर की फौजों को खदेड़ खदेड़ कर मारना है। महाराणा प्रताप जनता का वो नेता था जिसने चुना कि वो पहाड़ों में रहेगा, क्योंकि वो जानते थे कि पहाड़ों से अकबर की सेनाओं को खदेड़ा जा सकता है। महाराणा प्रताप ये जानते थे कि कहीं ना कहीं हल्दी घाटी युद्ध के बाद बचे हुए अपने 7,000 सैनिकों के साथ वो अकबर की उस 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख की सेना से कतई नहीं निपट सकते। ये महाराणा प्रताप की जन दृष्टि थी, ये महाराणा प्रताप की दूरदृष्टि थी,
कि उन्होंने तय किया कि वो उन सघन उपत्यकाओं में रहेंगे जहां रहकर अकबर उन्हें कभी खोज नहीं पाएगा। लेकिन इसी के साथ अकबर की योजनाएं रुकी नहीं थी। अकबर तय कर चुका था कि प्रताप का सर उसे झुकाना है, और इस बार इस योजना के साथ अकबर ने तय किया कि अगला युद्ध होगा दिवेल में। अकबर ने अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाया। सेना आकर डट गई दिवेल, देबारी, देसुली और देवल नाम की जगहों। सेनाओं ने तय कर लिया था कि इस बार जब प्रताप आगे आएगा तो उसे हर ओर से घेर कर मारा जाएगा। लेकिन वहीं महाराणा प्रताप जूझ रहे थे आर्थिक संकट से। मैं बता चुकी हूँ कि उनके पास बस इतना पैसा था और इतने सैनिक थे कि वो 7,000 लोगों का भरण पोषण कर सकते थे। अकबर से निपटना यानी भारत की सबसे बड़ी सेना और सबसे बड़े राजा से निपटना महाराणा प्रताप के लिए चुनौती थी। हल्दी घाटी और बीते हर मोर्चे पर वो अपने कई अपनों को खो चुके थे, और ऐसे में जब महाराणा प्रताप के सामने प्रश्न आया पैसों का, तो उनके सामने दो नाम आकर खड़े हुए। ये दो नाम थे भामाशाह और उनके छोटे भाई ताराचंद। ताराचंद और भामाशाह के पास जितना था, घर के गहने, रुपए, पैसे, बर्तन, ताराचंद और भामाशाह ने लेकर महाराणा प्रताप के चरणों में धर दिए। ये सब कुछ कमोबेश इतना था कि अगले 25 सालों तक महाराणा प्रताप 12 से 15,000 लोगों का भरण पोषण कर सकते थे। और तब हिंदुओं के सूर्य महाराणा प्रताप ने तय किया कि अगला युद्ध होगा, जरूर होगा, और ये युद्ध होगा दिवेर में। क्योंकि अकबर को सपने में भी कल्पना नहीं होगी कि प्रताप और अमर सिंह आकर उसे घेर लेंगे दिवेर में। यह वही युद्ध था दिवेर का जिसमें महाराणा प्रताप ने बहलोल खान पर एक ऐसा तलवार का वार किया था कि ऊपर से नीचे तक घोड़े समेत बहलोल खान 2 टुकड़ों में कट गया था। लेकिन मेरे हिसाब से दशहरा के दिन हुए दिवेर के इस युद्ध को याद किया जाना चाहिए महाराणा प्रताप के उस सपूत, उस सिंह के शावक अमर सिंह के लिए। अमर सिंह के सामने जब अकबर का सेनापति सुल्तान खान आया तो अमर सिंह ने अपने भाले को कुछ इस तरीके से फेंका कि सुल्तान खान को वो भाला आर पार कर गया। सुल्तान खान शरीर से जितना मोटा ताजा और जितना बलिष्ठ था, वो इस सपने में भी ना सोच सकता था कि कोई भाला सुल्तान खान को आर पार कर दे। सुल्तान खान अमर सिंह की आंखों के उस चिंगारी के आगे फीका पड़ गया। सुल्तान खान अपनी जान गंवा बैठा था, और जान बस सुल्तान खान या बहलोल खान ने नहीं गंवाई थी, जान गंवाई थी उस अकबर के हर एक सैनिक ने जो उस युद्ध में महाराणा प्रताप के सम्मुख खड़ा हुआ था। इतिहासकार ये तक कहते हैं कि अकबर के पास कोई ऐसा भी ना बचा था जो जाकर उसे बता दे कि भाई लाशों के अंबार समेत युद्ध है। इससे दिवेर का ये युद्ध महाराणा प्रताप के स्पष्ट, पूर्णतः 100% सही विजय थी। लेकिन इस विजय को हमने इतिहास की पुस्तकों से ऐसा नदारद कर दिया कि अगर इस विजय को हम बचे रहने देते तो हमें कहना पड़ता कि महाराणा प्रताप शेर नहीं बब्बर शेर थे। इस विजय को हमने नदारद कर दिया क्योंकि हमारा देश न जाने कितनी राजनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा था। इस विजय को हमने नदारद कर दिया क्योंकि हम चश्मा पहनकर बैठे थे कि अकबर महान था। इस विजय को हमने सिर्फ नदारद नहीं किया बल्कि इस विजय के साथ हम अमर सिंह जी के नाम को बहुत पीछे छोड़ गए। जब हम महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी राजे महाराज की बात करते हैं तो हम उसी गर्व से नाम लेते हैं संभाजी राजे महाराज का, और उसी गर्व से नाम लेना चाहिए हमारे महाराणा अमर सिंह जी मेवाड़ साहब। तो ये युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, सच कहूं तो शुरू हल्दी घाटी में हुआ था, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसको पूर्णाहुति दी, इस यज्ञ की अंतिम आहुति दी दिवेर में, और वो आहुति थी अकबर के सारे सैनिक, वो आहुति थी सुल्तान खान। और इसी के साथ महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग के सन्मुख सिद्ध कर दिया कि आप मेवाड़ के राजा हैं और मैं मेवाड़ का दीवा। इतिहासकारों से फिर भी मेरी शिकायत रहेगी कि हमने न जाने कितनी चीजों को फैब्रिकेट किया है, न जाने कब कब हमने हमारी सारी चीजों को छुपाया है। साथियों, आशिता वाचा से मैं जब भी आपसे बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमने हमारे पुराणों को बहुत कलुषित रूप में पाया है, हमने हमारे पुराणों की व्याख्याओं को सही से नहीं समझा है, हमने हमारे वेदों की, हमारी पौराणिक महिलाओं की मर्यादाओं को वैसे समझने का प्रयास ही नहीं किया है जो हमारे आर्यावर्त, जो हमारे जम्मू द्वीप ने हमारी महिलाओं को दिया था। हम बस वो कहते हैं जो हमने सुना है। हमने कहीं सुन लिया था पितामह कन्हैयालाल जी सेठिया ने कवि की रचनात्मक स्वतंत्रता लेकर लिखा था, नाधो सो अमर्यो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। और बस हमें लगने लगा कि अमर सिंह तो वो कापुरुष थे, वो बीरू थे जो एक वन बिलाव से डरकर रोने लगे थे।
अमर सिंह तो वो थे जो हल्दी घाटी के युद्ध के समय 17-18 साल के थे और पूरे के पूरे उदयपुर को अकेले संभाल रहे थे। आवश्यकता है कि हम अपने इन वीरों को जाने, इन वीरों पर गर्व करें। मेवाड़ की धरती ने न जाने किस किस को जना है, और आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपके गली से, आपके मोहल्ले से, आपके शहर से कोई एक ऐसा नाम उठा होगा जिसने ठर्रा दिया होगा उस समय के आक्रमणकारियों को, उस समय के आतताइयों को। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि पहचानिए अपने उन वीर योद्धाओं, सम्मान कीजिए उनका। और हाँ, जब भी आप घूमने के लिए हल्दी घाटी आए, जब भी आप घूमने के लिए उदयपुर आए, राजस्थान आए, तो हल्दी घाटी जाए घूमने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ अपना सर झुकाए, इस पवित्र मिट्टी की रज को अपने मस्तक पर लगाए, महाराणा प्रताप के चरणों में शीश झुकाए। यकीन जानिए, भारतीय होने का आपका गौरव उस दिन 10 गुना बढ़ जाएगा। मैं जल्द लौटती हूँ भारतीयता पर बात करने के लिए, हिंदुत्व पर बात करने के लिए, और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।